हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बात करने वाले कि क्लास 9 का जो हमारा टॉपिक है, क्लास 9 का हमारा टॉपिक है विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं साइंस। ठीक है। अब विज्ञान का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे कि विज्ञान में हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में हम लोग भौतिकी बोलते हैं। ठीक है। और भौतिकी का हमारा चैप्टर है कार्य और ऊर्जा। भौतिकी का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा को हम लोग साधारण भाषा में पहले इसका इंग्लिश नाम जाते हैं। कार्य को हम लोग बोलते हैं वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। और ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है। वर्क एंड एनर्जी, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। कार्य को वर्क और ऊर्जा को एनर्जी। ठीक है। अब कार्य क्या होता है हमारा, सबसे पहला सवाल, कार्य क्या होता है। तो देखिए, कार्य वह होता है जैसे हम कोई भी कार्य को करते हैं तो हमारा काम कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य को हम साधारण भाषा में, देहाती भाषा में हम लोग काम भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम को करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, हमारा शरीर से एनर्जी खपत होता है, ऊर्जा खपत होता है। तो जो हमारा काम करने में जो हमारा ऊर्जा खपत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ठीक है। ऊर्जा को हम लोग किलो कैलोरी में मापते हैं। ऊर्जा को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, कार्य। और कार्य को हम लोग जूल में मापते हैं। ठीक है, जूल में मापते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो आपको पता चलेगा कि ऊर्जा हमको सजीव चीज़ों में भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और निर्जीव चीज़ों में भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। सजीव और निर्जीव दोनों में आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। सजीव में कैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए। हम लोग खाना खाकर पानी पीकर क्या किसी भी चीज़ों को खा पी करके हम लोग अपने अंदर एनर्जी उत्पन्न करते हैं। निर्जीव चीज़ क्या करते हैं, जैसे हमको अगर क्या चीज़ करना है, हमको अगर बाइक से कोई काम करना है तो बाइक भी तो चलेगा, तो इसमें ये भी तो अपना ऊर्जा लगा रहा है ना। तो बाइक में हम क्या चीज़ डालते हैं, पेट्रोल डाल करके हम उसको उसमें क्या करते हैं, उसको ऊर्जा लगाने की क्षमता देते हैं। तो बाइक में हम लोग ईंधन फ्यूल खर्चा करके उन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, तो ऊर्जा का हम लोग उत्पन्न करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है भूमिका। कार्य और ऊर्जा की भूमिका क्या होता है हमारे साथ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सभी जीवों को भोजन करने की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव होते हैं उनको भोजन करने की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं। जीवित रहने के लिए बहुत सारा गतिविधियाँ हम लोग को करनी पड़ती है। उस गतिविधियाँ को हम लोग जैव परक्रम कहते हैं। उस गतिविधियाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव परक्रम। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। जैव परक्रम को संपादित करने के लिए सजीव को ऊर्जा की आवश्यकता है। सजीव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। आप लोग को ऐसे जानकारी होगा, लेकिन जान लीजिए, ये सब पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत जानकारी का है, बहुत ही काम का वीडियो है। देखिए, सजीव हम किनको बोलेंगे, तो सजीव हम उनको बोलेंगे जो खुद से कुछ कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। जैसे क्या चीज़ हो गया, मनुष्य सजीव हो गया, कोई भी जानवर हो गया सजीव हो गया, और पेड़ पौधे इत्यादि ये सब चीज़ क्या हो जाते हैं, तो सजीव का उदाहरण हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा है कि भोजन से प्राप्त, मशीनों को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, मशीन को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग करते हैं। मशीन में क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं, डीजल और पेट्रोल का हम लोग उपयोग करते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं। कार्य, हमारा कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, किसी पिंड वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल को परिभाषित होता है। क्या चीज़ से परिभाषित होता है, तो कार्य से परिभाषित होता है। कार्य का क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। देखिए, बल अब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ों को हम एक उदाहरण लेकर यहाँ पे हम आपको दर्शाते हैं। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी क्या रखा हुआ है, ये पत्थर है, स्टोन इसको मान लीजिए। ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, इसको हमको धक्का दे करके और इसको हमको कहाँ लाना है, तो यहाँ पर इस स्टोन को हमको यहाँ पर लाना है। तो क्या होगा, आपको इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बल लगाएंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या चीज़ उत्पन्न करेंगे, तो बल लगाएंगे। बल को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है।
इसीलिए फोर्स को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एफ से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको धक्का लगाएंगे तो ये मेरा क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब इसको धक्का लगाएं तो इसमें क्या हुआ, हमको इसमें कुछ ऊर्जा खपत हुआ। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा क्या खपत हुआ, ऊर्जा खपत हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी हम बताएं, एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा किया हुआ कार्य हो गया। जो हम यहाँ से इसको यहाँ लाने की प्रक्रिया किए हैं, इस स्टोन को यहाँ से ला करके यहाँ रखने का प्रक्रिया किए हैं, तो ये मेरा कार्य हो गया। इसको हम कुछ काम किए हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें एनर्जी का खपत हुआ है। इसमें क्या चीज़ों का खपत हुआ है, एनर्जी का खपत हुआ है। इस बातों को ध्यान रखिएगा, हमारा क्या खपत हुआ है, एनर्जी खपत हुआ है इसमें। और जो इसको करने में हमको क्या लगा है, फोर्स लगा है, बल लगा है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है मेरा, फोर्स गुने एस। एस अब क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। एस मेरा विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, इसको जरा आप लोग गौर से देखिएगा। विस्थापन भी हम आपको बता रहे हैं साधारण भाषा में, विस्थापन क्या होता है। सो चलिए अब देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा घर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मेरा स्कूल है। यहाँ पर मेरा क्या है, स्कूल है, और घर से स्कूल आने का रास्ता क्या है, यहाँ से आकर के, और यहाँ पर स्कूल का गेट है। ठीक है, ये मेरा स्कूल का गेट है। यहाँ से हम लोग घर पे आते हैं, ये मेरा रास्ता है, इस रास्ते से होकर के यहाँ पे आते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, तो आपको पता चलेगा कि ये जो इतना दूरी हम लोग घर से चले उतना ही दूरी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक भी जो हम चले कुल मिला करके हमारा घर से मान लेते हैं 2 किलोमीटर यहाँ हुआ और 3 किलोमीटर यहाँ हो गया। तो कुल मिला करके हमको क्या चीज़ चलना पड़ा, कितना किलोमीटर तक चलना पड़ा, तो आपको पता होगा कि कुल मिला करके हमको 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर चला, कुल मिला करके हमको 5 किलोमीटर चलना पड़ा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। इस बातों को ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी। ठीक है, मेरा क्या हो गया, दूरी हो गया। जब अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। अब विस्थापन कैसे हम इसमें निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। विस्थापन बराबर क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ से जो सबसे शॉर्ट दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। डायरेक्ट हम अपने घर से इस खेत से होकर के यहाँ पर है, ये ज़मीन है, ये सब क्या है, खेत है। ठीक है, हम क्या किए, घर से निकले और खेते खेते होकर के पैदल यहाँ पे स्कूल तक पहुँच गए। तो जो हमारा शॉर्ट दूरी होता है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वो मेरा विस्थापन हो गया। विस्थापन कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, ये 90 डिग्री के एंगल से मुड़ रहा है, तो विस्थापन जो मेरा होगा वो क्या होगा, ये मेरा कर्ण हो गया और ये लंबा और आधार हो गया। इस चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाइए, आप ध्यान रखिएगा। और नहीं तो क्लास 9th में है तो आप लोग इस चीज़ों को भले भांति जानते होइएगा कि कर्ण बराबर मेरा क्या होता है, एच है, तो कर्ण बराबर मेरा होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का, ठीक है, स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 जोड़ 3 तिहाई 9 बराबर √13। √13 मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट √13, और 13 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लगभग विस्थापन आ जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा कि बल का परिभाषा मेरा क्या होता है, बल का परिभाषा, बल बराबर कार्य का परिभाषा होता है विस्थापन गुना बल गुने विस्थापन। कार्य का मेरा परिभाषा क्या हो गया, बल गुना विस्थापन। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। किसी पिंड पर किया गया किसी वस्तु पर मतलब किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा के द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वही मेरा हो गया कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य को, बल को हम लोग क्या चीज़ों में मापते हैं, बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। ध्यान रखिएगा, बल को हम लोग क्या चीज़ों में मापते हैं, तो बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। न्यूटन अब मेरा क्या होता है, तो न्यूटन एक मापने की एक राशि है। जेना हम लोग किलोग्राम को हम लोग वजन को क्या चीज़ में मापते हैं, वजन को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। वेट को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, वजन को इंग्लिश में वेट कहते हैं। वेट को हम क्या चीज़ में मापते हैं, किलोग्राम में।
हम लोग आवर को, घंटा को हम लोग कितना क्या चीज़ में मापते हैं, तो मिनट में मापते हैं या सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग दूरी को क्या चीज़ में मापते हैं, तो दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में या किलोमीटर में, ठीक है। ये मेरा प्रसिद्ध मात्रक हो गया, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार जो हमारा बल का मापने का जो हमारा मात्रक होता है, ठीक है, मेरा कार्य का एसआई मात्रक क्या चीज़ हो गया, हाँ, कार्य का जो मेरा मापने का जो होता है एसआई मात्रक, वो मेरा क्या होता है, न्यूटन में मापा जाता है। और बल को भी न्यूटन में मापा जाता है। विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, क्योंकि विस्थापन हमारा दूरी हो गया, ठीक है। इसीलिए कार्य का एसआई मात्रक मेरा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जान लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कार्य का मेरा एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का, बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं और विस्थापन को मीटर में मापते हैं। अभी हम एक फार्मूला को देखे हैं, जो कि हमारा फार्मूला कहा है कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर मेरा क्या कहा है, बल गुना विस्थापन। तो बल को जब न्यूटन में मापेंगे, अब विस्थापन को मीटर में मापेंगे, तो कार्य का कोई भी अगर हमको मात्रक लिखना पड़ेगा, कोई भी मान लिखना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। उसके साथ हमको, जैसे कि कार्य मेरा हो गया 2, ठीक है, 2 जूल हो गया, तो 2 जूल न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। 2 जूल, चाहे 2 जूल कह सकते हैं, चाहे 2 न्यूटन मीटर हम लोग कार्य को बोल सकते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कार्य मेरा कितना हो गया, 2 जूल हो गया, इस बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या है, तो आगे हम ध्यान देंगे कि कार्य मेरा अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि। अब इस बातों को ध्यान रखिएगा। आपको यह चीज़, एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपको अदिश और सदिश के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अदिश और सदिश के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। अदिश और सदिश क्या होता है, चलिए उसको हम जरा जानते हैं। अदिश और सदिश क्या होता है, देखिए, हमारा अदिश और सदिश का हम कहने का मतलब, अदिश, ठीक है, 2 राशि होता है, एक अदिश होता है और एक क्या होता है, सदिश होता है। अदिश वो होता है जिसमें केवल परिणाम होता है, ठीक है, परिणाम होता है केवल, उसको हम क्या बोलेंगे, अदिश बोलेंगे। और परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होगा, मतलब किस दिशा में कार्य हुआ है और किस दिशा में मेरा परिणाम आ रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अदिश सदिश राशि हो गया। जैसे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हमारा दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया, अगर हम कहीं चले, मान लेते हैं कि हम अपने घर से स्कूल के लिए चले, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्कूल आ गया, ठीक है, तो हम कार्य को जो दर्शाएंगे, तो हम क्या दर्शाएंगे, केवल क्या चीज़ कि हम 2 किलोमीटर चले हैं। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, दूरी मेरा हो जाता है अदिश राशि। कैसे, क्योंकि अभी हम इसका एक एग्जाम्पल अच्छा ताज़ी उदाहरण दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरा क्या हो गया, ये मेरा घर हो गया, ठीक है, और यहाँ से मेरा स्कूल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के लिए जो हम लोग इतना दूर चले, तो मेरा क्या हो गया, 2 किलोमीटर यहाँ चले, 3 किलोमीटर यहाँ चले, तो कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर चले। कोई हमसे पूछेगा कितना किलोमीटर चल के आए हो भाई, तो हम बोलेंगे 5 किलोमीटर चल के आए हैं, ठीक है। लेकिन जब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहेंगे कि डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, चाहे ईस्ट वेस्ट, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व, चाहे इधर, चाहे जो हो, पूर्व पश्चिम दक्षिण जैसा हो, वैसे ही करके हम इसको डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलेंगे कि हम 2 किलोमीटर उत्तर से हम आ रहे हैं, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में हम बोलेंगे सिर्फ किलोमीटर का नाम लेंगे, केवल परिणाम का नाम लेंगे। लेकिन सदिश में हम लोग परिणाम के साथ साथ दिशा का भी नाम लेंगे। इस बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्य का परिभाषा, कार्य एक क्या चीज़ है, कार्य एक सदिश राशि, कार्य बल एक अदिश राशि। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बल क्या है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है, लेकिन बल क्या होगा, मेरा अदिश राशि होगा। बल को हम लोग ध्यान देंगे कि बल मेरा क्या होगा, अदिश राशि। यहाँ पे गलत मिस्टेक किया हुआ है, बल क्या मेरा होगा, बल एक अदिश राशि होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बल जो मेरा लगता है, तो बल में केवल परिणाम होता है, इसीलिए बल अदिश राशि होगा। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, सदिश राशि। इस चीज़ों को याद रखिएगा। बल मेरा अदिश होगा और विस्थापन मेरा सदिश होगा। जब कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य में परिणाम होता है किंतु दिशा नहीं होता है। कार्य में क्या होता है, परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। जबकि ऊर्जा समान ही एक अदिश राशि, ऊर्जा भी अदिश राशि है। इस बातों को ध्यान दीजिए। आपके द्वारा किया गया कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से सभी कार्य नहीं होते। जान लीजिए, हम बहुत सारा कार्य करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से वो कार्य नहीं होता है। कैसे, जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो परीक्षा की तैयारी करना वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य नहीं हुआ। पुस्तक पढ़ना कार्य नहीं हुआ, चित्र बनाना कार्य नहीं हुआ, समस्याओं पर विचार विमर्श करना कार्य नहीं हुआ। कार्य में बहुत ऊर्जा व्यय होता है, परंतु वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो बहुत ही कम होता है। जैसे यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक मैटर को हम लोग समझ रहे हैं। क्या है सो हम जरा देखें। ठीक है, क्या है सो हम जरा देखते हैं। यहाँ पे इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर। ठीक है, क्लियर कई बार हो गया। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े चट्टान को बल लगाकर उसे धकेल रहे हैं। यदि आप लाख प्रयत्न के बावजूद उस चट्टान को नहीं हिला सकते, कोई भी बड़ा स्टोन है, ठीक है, बहुत बड़ा स्टोन है, हम बहुत प्रयत्न किए लेकिन वो अपने जगह से टसक मसक नहीं हुआ, तो वह कार्य नहीं माना जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से वो कार्य नहीं माना गया। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका ऊर्जा का खपत हुआ है, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हमारा एनर्जी रिलीज हुआ है लेकिन कार्य नहीं हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि से वो कार्य नहीं हुआ, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत शारीरिक और मानसिक कार्य करते हैं, जैसे मैदान में खेलने का कार्य और मानसिक कार्य करते हैं। मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी गुण को धुनधुनाना, और सिनेमा में कार्य करना, किसी भी चीज़ों पे गहन विचार विमर्श करना, ये सब हो गया हमारा कार्य। लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि में हमारा कार्य नहीं समझा जाता है, याद रखिएगा। अब ध्यान है कि जब हम किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल लगाकर उसे विस्थापित करते हैं, तो उसे क्रिया माना जाता है। किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे और उसको विस्थापित करेंगे तो उसको क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि क्या अभी हम बताए हैं आपको, यह एक स्टोन है और इसको हम बल लगाएं और यहाँ से इसको हम यहाँ ला दिए, तो ये मेरा कार्य माना जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला, एक व्यक्ति 100 न्यूटन बल लगाकर एक पत्थर को 3 मीटर विस्थापित करता है। एक पत्थर को कितना मीटर विस्थापित करता है, 3 मीटर। तो उसके द्वारा किया गया कार्य निकालिए। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। इस बातों को ध्यान, क्वेश्चन को लिख करके बनाइएगा जरूर मेरे साथ, वीडियो को रोक करके बनाइए। अगर आपसे नहीं डायरेक्ट बन रहा है तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसको क्लियर जरूर कर लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति 100 न्यूटन बल लगाया है। 100 न्यूटन बल लगा करके उस पत्थर को कितना दूर आगे किया है, 3 मीटर तक आगे किया है। उस पत्थर को कितना आगे किया है, 3 मीटर तक विस्थापित किया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा गौर से। तो उसमें बल कितना लगा, 100 न्यूटन बल लगा। हमारा कितना बल लगा, फोर्स जो हमारा हुआ वो 100 न्यूटन बल लगा। ठीक है, और उसमें विस्थापन कितना आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट मेरा आया वो कितना है, 3 मीटर। आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स बल गुने विस्थापन, FW बराबर F इंटू डी। इसको आप एकदम नोट करके याद कर लीजिएगा कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो क्या हो गया, 100 बल हम कितना लगा रहे हैं, 100 न्यूटन, और विस्थापन मेरा कितना है, तो 3 मीटर। 3 मीटर मेरा विस्थापन है, बल मेरा कितना है, तो 100 न्यूटन, और विस्थापन मेरा कितना है, तो 3 मीटर। तो कुल गुना करेंगे तो 100 तिहाई 300 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 300 न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 300 जूल। मतलब मेरा शरीर से जो ऊर्जा खपत हुआ है, 300 जूल ऊर्जा खपत हुआ है। इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या चीज़, हम कार्य हम निकाल लिए कि 300 मेरा कार्य किया गया। ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एक लड़का एक टेबल पर 20 न्यूटन बल लगाकर उसे हिला नहीं पाता है। मतलब कोई एक टेबल को हिलाने के लिए एक लड़का जो है ना प्रयत्न किया, 20 न्यूटन बल भी लगाया, नहीं हिला पाया और बेचारा वो थक गया। उसके द्वारा कार्य को निकालिए, चलिए हम फिजिक्स की भाषा के अनुसार उसके द्वारा जो किया गया कार्य को निकालते हैं। चलिए, सबसे पहला उसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो कितना लगाया गया, तो 20 न्यूटन बल लगाया गया। ध्यान दीजिएगा। और उसका विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन 0 हुआ। तो कार्य क्या निकलेगा, वर्क बराबर F इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो मेरा बल कितना लगा, तो बल 20 न्यूटन लगा। ठीक है, अब विस्थापन क्या हुआ, तो उसमें विस्थापन साफ नहीं, हिलाइए नहीं पाया तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ों को नहीं हिला पाया तो विस्थापन 0 होगा। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 20 न्यूटन में 0 का, कोई भी अंक में जब 0 का गुना होता है तो क्या होगा, 0। तो इसका हम कहेंगे कि उसके यहाँ पर जो ऊर्जा का खपत हुआ है कितना हुआ है, 0 जूल। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। उसमें कोई भी कार्य हम इसमें नहीं मानेंगे। ये जब ऐसा कोई भी चीज़ होगा तो उसको हम कार्य साफ शून्य मानेंगे। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ किया गया कार्य शून्य है, इसीलिए कार्य नहीं माना जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, 20 में 0 को गुना हुआ तो 0 जूल आ गया, कार्य 0 जूल आ गया, इसीलिए हम इसको कार्य नहीं मानेंगे। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल में, ठीक है। अब क्या है तीसरे नंबर मेरा एग्जाम्पल क्या कहता है, एक भारी बोझ उठाकर सिर पर रखा, विस्थापन हुआ, लेकिन इसमें बोझ को फिर वहीं पर, इसको आप ध्यान से आप बाद में कर लीजिएगा। कार्य होने की दिशा, यदि किसी कार्य को होने की, इसको क्या कीजिए, एक्चुअली आप इसको खुद से बना करके, और आप जो है ना अगर बन जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको क्या ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या इसको दोबारा बताने की हमको ज़रूरत है, लेकिन सॉल्व करके देखिए। कार्य होने की दिशा है क्या है कि इसीलिए किसी कार्य होने की दिशा को आवश्यक तथ्य क्या है, कार्य होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, किसी भी वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए तो हम समझेंगे कि कार्य हो रहा है। किंतु वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल वस्तु पे बल लग गया और वस्तु में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। चेंजिंग, विस्थापन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग होना। विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजिंग होना। तो कोई चेंजिंग भी होना चाहिए वस्तु में, अगर कोई विस्थापन बल लग रहा है तो उसके साथ साथ उसमें चेंजिंग भी होना चाहिए। तो हम उसमें क्या समझेंगे, तो उसमें हम समझेंगे कि कार्य हो रहा है, उसको ही हम समझेंगे कि कार्य हो रहा है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है, वस्तु को विस्थापन शून्य है अथवा दोनों शून्य है, तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, ठीक है। अतः कार्य संपन्न होने के लिए दोनों भौतिक राशि में से किसी एक का परिणाम शून्य नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए कोई भी भौतिक राशि को मतलब 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कार्य का परिणाम क्या होता है, इसका समीकरण, कार्य का समीकरण क्या है, तो कार्य को गणितीय भाषा में हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, वर्क बराबर वर्क इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क इक्वलिटी क्या होगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इसको आप ध्यान रखिएगा, इस पे ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना है। देखिए सबसे पहला कार्य के होने की स्थिति क्या है, तो कार्य होने का जो हमारा स्थिति दर्शाता है, कार्य एक सदिश एवं विस्थापन एक ही दिशा में, उनके बीच में कोण 0 होता है। अगर कार्य एक ही दिशा में किया गया, जैसे कार्य और सदिश, कार्य जब किया गया मतलब जो विस्थापन हुआ एक ही दिशा में होता है तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, इसलिए इसमें धनात्मक कार्य नहीं होता है। धनात्मक कार्य 2 प्रकार के होता है, कार्य एक धनात्मक होता है, ठीक है, और एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक और एक क्या होता है, ऋणात्मक। इस बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब विपरीत दिशा में कोई भी कार्य होगा, जब उसमें बल लगेगा तो विपरीत दिशा में कोई कार्य होगा। जब यहाँ पे आप इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब एक बल सदिश एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो तो मतलब बल सदिश है और विस्थापन सदिश है, बल सदिश नहीं है। इस बातों को यहाँ पे गलत लिख दिया हुआ है, ठीक है। बल एक अदिश राशि है, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, इसको हम खंडित करते हैं। बल क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। एक ही दिशा में हो तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, इस स्थिति में कार्य धनात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा। अब जब बल एवं विस्थापन सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो उसके बीच में जो थीटा होता है वो 180 डिग्री होता है, इस कार्य में ऋणात्मक होता है। उस स्थिति में जो हमारा कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। जब 90 डिग्री पर हो तो फोर्स और विस्थापन, बल और विस्थापन क्या हुआ, तो उसके बीच में 90 डिग्री का होता है, इसलिए स्थिति में कार्य शून्य हो जाता है। इस स्थिति में भी आप ध्यान दीजिएगा। धनात्मक बल एवं ऋणात्मक बल, अब एक क्या होता है, धनात्मक बल और ऋणात्मक बल। जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो उसके द्वारा लगाया गया बल धनात्मक माना जाएगा। जब ऊपर में उठाए तो उसको हम धनात्मक काम किए, उसी दौरान वहाँ एक और बल कार्य करता है। जब हम माथा पर उठाते हैं तो हमको माथा पर क्या लगने लगता है, तो बोझ लगने लगता है। बोझ लगने लगता है ना, क्या होता है, हम लोग को भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करते रहता है। पृथ्वी के द्वारा लगाया हुआ बल उस पर काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसीलिए हमारे माथे पे कोई भी चीज़ भारी दिखता है, क्योंकि उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचता है और हम लोग उसको माथे पे उठाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा हमको वजन लगता है, जिसे गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्व बल हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत कार्य करेगा। हम ऊपर में उठाते हैं और गुरुत्व बल क्या करता है, उस बोझ को नीचे की ओर करता है, इसीलिए उसका हमारे क्या किया जाता है, जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसके विपरीत में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए यह बल ऋणात्मक माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसको विस्थापन करने के लिए गुरुत्व बल का परिणाम
अधिक बल लगाना पड़ता है। जितना बल मेरा धरती खींचता है उससे ज़्यादा बल लगाएंगे तभी कोई भी चीज़ उठेगा। मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु पर हम 20 न्यूटन बल लगा रहे हैं और वहाँ पर गुरुत्व बल का माप कितना है, 10 न्यूटन है। तो परिणामी बल मेरा जो फाइनली जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा, तो 20 न्यूटन बल हम लगा रहे हैं और धरती हमारे ऊपर 10 न्यूटन बल लगाता है। इसीलिए कहा जाएगा कि 10 न्यूटन बल ही उस पर कार्य किया गया। वैज्ञानिक दृष्टि से उस पर कितना कार्य हुआ, 10 न्यूटन बल ही कार्य हुआ। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा हमारा होता है कि हम कोई भी कार्य को करने की जो हमको क्षमता होती है, कार्य करने के लिए जो हमारा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो मेरा ऊर्जा होता है। यह ऊर्जा हमें सूर्य से भी प्राप्त होता है और भी अन्य जगहों से प्राप्त होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सूर्य हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत हमारा सूर्य है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। हमारे ऊर्जा का बहुत से स्रोत सूर्य के व्युत्पन्न होते हैं और भी कई ऊर्जा का स्रोत है जहां हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सूर्य से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं और सूर्य के अलावे भी हम लोग बहुत जगह से ऊर्जा को हम लोगों को प्राप्ति होती है। परमाणुओं के नाभिक से भी हमारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है और पृथ्वी के आंतरिक भागों से भी हम लोग का ऊर्जा प्राप्ति होती है। ज्वार भट्टों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है इत्यादि बहुत सारे जगह है जहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो उसमें ऊर्जा होती है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु में कार्य होता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है और जो वस्तु कार्य करता है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुएं कार्य करती है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुएं कार्य करती है जिनमें ऊर्जा संचित रहती है और उसमें ऊर्जा क्या रहती है, संचित रहती है। ऊर्जा का उपयोग वस्तु कार्य करती है। ऊर्जा का उपयोग कर वस्तु कार्य करती है। ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो वस्तु कार्य करने में करती है। कुछ वस्तुएं का उदाहरण जिनमें कार्य करने की क्षमता होती है। कुछ वस्तुओं का उदाहरण होता है जिनमें कार्य करने की क्षमता होती है। तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेटों को विकेट से टकराती है और विकेट दूर जा गिरती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऊर्जा लगा वो कौन सा ऊर्जा लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, तीव्र गति से कोई बॉल आ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो जाकर विकेट से टकरा रहा है और विकेट से टकराने के बाद विकेट क्या होता है, वो दूर जाके गिरता है। तो इसमें भी ऊर्जा लगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा, उस बॉल में ऊर्जा लगाया गया है और वह बॉल में ऊर्जा लगा करके उस बॉल को गतिशील बना करके फेंका गया है। तो वो बॉल क्या किया, उस विकेट को जाकर दूर गिरा दिया। ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जो कील को लकड़ी में ठोक देता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि उस हथौड़ा में ऊर्जा किसने भरा, तो किसी ने भरा और उस हथौड़ा को उठाने में ऊर्जा लगा, ठीक है। तो कील क्या हुआ, वो अंदर गया। तो हमारा जब तक ऊर्जा खपत नहीं होगा तब तक ऊर्जा जो है तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, चाबी भरी खिलौना कार जिसको फर्श पर रखते हैं तो दौड़ने लगती। कोई खिलौना, कार वाला खिलौना होता है जिसमें हम लोग का चाबी लगा हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसकी चाबी को हम लोग ऐंठ देते हैं, उस चाबी को खींच देते हैं तो क्या होता है, और उस चाबी को छोड़ने के बाद वो खिलौना क्या होता है, दूर जाता है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हम लोग ऊर्जा भर देते हैं। तो उसमें हम लोग क्या किए, ऊर्जा भर दिए तो दूर जा गया। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगाकर कार्य कर सकता है। यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा करके कार्य कर सकता है। इस बातों को ध्यान देंगे। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। जब कोई वस्तु में हम लोग बल लगाते हैं, जैसे यदि आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्या है, हथौड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई हथौड़ा है, ठीक है, ये हथौड़ा है। यहाँ पे कोई आदमी इसको पकड़ के और इसको चला रहा है, यहाँ पे इस कील को ठोकने के लिए इस हथौड़ा को चला रहा है। हमारा क्या हो रहा है, तो हमारा ऊर्जा खपत हो रहा है। तो इस हथौड़े में क्या हो रहा है, ऊर्जा इस हथौड़े को प्राप्ति हो रहा है। तो जाकर के इस हथौड़ा किस पे बल लगा रहा है, इस कील को बल लगा रहा है। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ऊर्जा कहीं से खपत होगा तो कहीं पे जाके स्थानांतरित हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु में
निहित ऊर्जा उसको कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, इसीलिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य जो कि कार्य का भी ऐसा ही मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। कार्य को भी हम लोग मापते हैं क्या चीज़ में, जूल में। कार्य को भी हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, जूल में। और ऊर्जा को भी हम लोग क्या मापते हैं, जूल में ही मापते हैं। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा को बड़े मात्रक में हम लोग जो मापते हैं तो क्या कहलाता है, किलो जूल कहलाता है। अगर बड़े मात्रक में ऊर्जा को मापेंगे तो किलो जूल कहलाएगा, छोटा मात्रक केवल जूल कहलाएगा ऊर्जा का। अब ध्यान देते हैं, ऊर्जा का हम लोग विभिन्न प्रकार को देखते हैं कि ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऊर्जा अनेक प्रकार के होते हैं। पहला, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी जैसे हम रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, तो रॉकेट में हम क्या भर दिए हुए हैं, ऊर्जा भर दिए हैं, तो उसमें संचित है, वो क्या है, स्थितिज में है, वो स्थितिज है, वो स्थित है। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं तो हमसे जो शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो क्या हो रही है, वो गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। उष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा उष्मा का एक अन्य रूप है। ऊर्जा जो है उष्मा का एक अन्य रूप है। आपको जानकारी होगा कि जिसमें एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित होने की क्षमता होती है, वो वस्तु के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा, कुछ रसायनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। केमिस्ट्री वाले कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हम लोग खेत में यूरिया डालते हैं, यूरिया क्या करता है, तो हमारे पौधे में ऊर्जा डाल देता है। तो वो यूरिया में ऊर्जा होता है, यूरिया क्या करता है, पौधे में डाल देता है, तो पौधा क्या होता है, विकास करता है। ठीक है, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। तो उस उत्पन्न करने की क्षमता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं, उसको हम रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। इस बातों को लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत में कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। विद्युत से जो उत्पन्न होता है, जैसे हमको लाइट जलाना है, तो जब तक उसमें एनर्जी नहीं आएगा, लाइट नहीं आएगा, ऊर्जा नहीं आएगा, तब तक वो लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, बल्ब को जलाना है, लाइट। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, तो ऊर्जा के किसी स्रोत में जब ऊर्जा का उपभोग प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसको हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा का जब उपयोग किया जाता है प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, क्या चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जब हम ऊर्जा का उपयोग करेंगे लाइट को जलाने के लिए, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा, जो उससे ऊर्जा खपत होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय ऊर्जा बोलेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, किसी नाभिक से हमको प्राप्त होगा, उसको नाभिकीय ऊर्जा बोलेंगे। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि, किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है, उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, तो इसे ध्वनि ऊर्जा के रूप में मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि भी ऊर्जा होती है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम मेरा क्या होता है, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो ऊर्जा का नियम कहलाता है कि न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकता है। जैसे हमारे पास अगर ऊर्जा है, तो मेरा स्थितिज ऊर्जा है, अब उसको हम साइकिल चला करके अब उस ऊर्जा को क्या किए हैं, गतिज बना दिए हैं। ऊर्जा को हम क्या बना दिए, साइकिल को हम चलाएं तो हमारे शरीर से ऊर्जा खपत हुआ, तो स्थितिज ऊर्जा अब क्या चीज़ बन गया, गतिज ऊर्जा बन गया। इसीलिए ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, उस ऊर्जा को हम केवल स्थिति बदल सकते हैं। इस बातों को याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के लिए उदाहरण मान लीजिए कि एक द्रव्यमान, एक एम द्रव्यमान, मतलब कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु है, 10 ग्राम द्रव्यमान मान लेते हैं कि वस्तु को h मीटर की ऊंचाई तक, 5 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग उठाते हैं, तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जब वस्तु को गिराया जाता है तो ऊंचाई कम होने के साथ साथ वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम चली जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उठा के रखे हुए हैं तो हमारा स्थितिज ऊर्जा संचित है। ठीक है, और जब उसको छोड़ते हैं तो नीचे गति की ओर बढ़ती है, तो उसमें गति लगता है, तो इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा काम करने लगता है। वस्तु धरातल पर पहुंचते वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा सबसे ऊंचाई पर जितनी स्थितिज ऊर्जा थी उसके परिणाम के बराबर हो जाती है। हम कह सकते हैं ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो गई। इस बातों को ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा न उत्पन्न किया जा सकता है, एकदम नोट डाउन कर लीजिए, और न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, न ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा की योग की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। शक्ति एवं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, शक्ति और ऊर्जा का क्या होता है, व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, शक्ति, पावर को हम लोग बोलते हैं, पावर
इसको हम शक्ति बोलते हैं। पावर से इसको हम लिखते हैं, इंग्लिश में नाम हो गया पावर, और इसको हम सूचित करते हैं पी से। ठीक है, कार्य करने की दर या ऊर्जा को बदलने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की जो हमारा दर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर मेरा क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटा समय। ठीक है, इस कार्य बटा समय लिखे हैं। ठीक है, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, इसी कारण आपको दिखने में परेशानी हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति बराबर क्या है, कार्य बटा समय। इसे पी से सूचित करते हैं। तो पी बराबर कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क, और समय को बोलते हैं टाइम, W/T। पी बराबर W/T। पी को हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, पावर, POWER, और W बराबर क्या होता है, मेरा वर्क होता है। इस सब को लिख लीजिएगा। और T बराबर मेरा क्या हो जाता है, टाइम होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या चीज़ में बढ़ेंगे, तो इसका SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए S के पावर -1 क्या होता है, पावर का SI मात्रक क्या होता है, जूल, और S के पावर -1 इसको क्या बोलेंगे, मेरा डायमेंशन हुआ। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। पावर का डायमेंशन होता है, डायमेंशन का मतलब बीमा होता है, मापने का जो इसको हम लोग का यंत्र होता है, जूल जूल जूल, और इसको S के पावर -1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्स 1, जूल सेकेंड इन्वर्स। अब इसको हम लोग अगर साधारण भाषा में इसका बीमा अगर लिखे तो क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड। जूल बटे सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सेकेंड के पावर में अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसीलिए अगर इसको हम साधारण बीमा लिखते हैं तो जूल सेकेंड के पावर -1। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। पावर बराबर क्या होगा, जूल सेकेंड के पावर -1, जिसे वाट भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, वाट भी कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पावर का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको जानकारी भी होगा कि कार्य घर में अगर हम बिजली चलाते हैं तो कितना जूल खपत होता है, ये सारा चीज़ हमको पता चलता है। वाट कितना ऊर्जा खपत होता है, सारा चीज़। 1 वाट की परिभाषा, यदि कोई अभिकर्ता 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है तो इसमें वो 1 वाट की शक्ति लगता है। ध्यान दीजिएगा, 1 वाट की शक्ति। पावर बराबर क्या हो, कार्य करने की दर या शक्ति रूपांतरण को हम लोग शक्ति बोलते हैं, कार्य शक्ति बोलते हैं, कार्य करने की दर को। ठीक है, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर मेरा क्या होगा, कार्य बटा समय। इस चीज़ों को ध्यान कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। शक्ति जो होगा, शक्ति का मेरा फॉर्मूला क्या होगा, कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक जूल इन्वर्स सेकेंड होगा। इसको वाट भी बोलेंगे, W से दर्शाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, वाट, WATT। ठीक है, इसीलिए इसको W से हम दर्शाते हैं, क्योंकि W वाट का मेरा शॉर्ट नेम है। 1 वाट की शक्ति, जब कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है तो इसमें 1 वाट शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उच्च दरों पर किलोवाट, KW में हम लोग व्यक्त करते हैं किलोवाट। हम लोग घर में जब बिजली खपत करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कितना किलोवाट हमारा बिजली चल रहा है। ठीक है, किलोवाट में हम लोग मापते हैं। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। जब 1000 वाट मेरा खपत होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट। ठीक है, तो 1000 जूल इन्वर्स सेकेंड, ठीक है, बराबर 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हमारा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जब हम बिजनेस में क्या चीज़, कमर्शियल में हम लोग क्या चीज़ ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं व्यावसायिक मात्रक में। ठीक है, जब हम ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं, बड़ी मात्रा में करते हैं मतलब जब खूब ज़्यादा हम लोग एनर्जी का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा का उपयोग न करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं, जिसमें ऊर्जा का छोटा मात्रक है। जूल ऊर्जा का छोटा मात्रक है। हम लोग बड़ा मात्रक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जब जैसे हम कोई फैक्ट्री में अगर हम बिजली उपयोग करते हैं तो क्या चीज़ होता है, तो बड़ा मात्रक का उपयोग करते हैं, बहुत बड़ा मात्रक का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजली खपत होता है, तो इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर KWH से उसको सूचित करते हैं, KWH। इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। किलोवाट घंटा को हम लोग शॉर्ट नेम में KWH में सूचित करते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, 1 किलोवाट की मात्रा किसी 1 घंटे में उपयोग करने में व्यय होते हैं, इसके 1 किलोवाट कहते हैं। आप देखिए उदाहरण एक लेकर के हम इसको समझते हैं। ठीक है, कि एक मशीन 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग करती है। एक मशीन जो है ना 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग करती है। यदि इस मशीन में को लगातार 1 घंटे उपयोग किया जाए, 1 घंटा उपयोग किया जाए, तो 1 घंटे में जो इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होगा वो कितना ऊर्जा उपभोग करेगा, तो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। 1 सेकेंड में 1000 जूल, तो 1 घंटा में कितना ऊर्जा का उपयोग करेगा,
तो आपको पता चलेगा 1 मिनट में सबसे पहले निकालेंगे तो 1 मिनट में बराबर मेरा क्या होता है 60 सेकेंड, ठीक है। और 1 घंटा में अगर हम बात करें, 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 1 घंटा में मेरा 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में हम जब 60 सेकेंड से गुना करेंगे तो 1 घंटा में कितना सेकेंड मेरा होता है 3600 सेकेंड हुआ। तो मतलब 3600 जूल ऊर्जा का एक खपत करेगा, मतलब 3600 सेकेंड हुआ। अब 3600 सेकेंड हुआ और प्रत्येक सेकेंड वो कितना मतलब ऊर्जा का खपत करता है, तो प्रत्येक सेकेंड वो कितना ऊर्जा का खपत करता है, तो प्रत्येक सेकेंड वो 1000 का खपत करता है। तो 3600 में हम कितना का गुना कर देंगे 1000 का, 3600 गुना 1000 तो मेरा कितना आ जाएगा 36 और जीरो को गिन लेते हैं 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 36 पर 5 गो जीरो यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल ऊर्जा उसमें खपत हुआ। 36 लाख जूल ऊर्जा खपत हुआ, इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो अतः इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में तो 1 किलोवाट हो गया मेरा, 1 घंटा में 1 किलोवाट हो गया। तो 1 घंटा में 1 किलोवाट बराबर मेरा कितना हो गया, 1 किलोवाट बराबर मतलब 36 लाख जूल। और 36 लाख को अगर हम साधारण भाषा में लिखे तो 36 गुना 10 के पावर कितना है 1 2 और 3 5, 5 को जीरो है तो इसीलिए 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। 10 के पावर कितना हम लोग लिख सकते हैं 5, ठीक है। 10 के पावर 5 मार्कर चलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, ठीक है। 10 के पावर 5 है, लेकिन 36 नहीं हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 के 36 हम लिखेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं 3.6, मतलब 1 अंक और इधर में बढ़ जाते हैं तो मेरा 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 10 के पावर मेरा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 3.6 गुने 10 के पावर 6। इसमें कितना मेरा ऊर्जा का खपत हुआ, कितना ऊर्जा का खपत हुआ 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 किलो मतलब जूल होगा। इस बातों को ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना ऊर्जा होगा, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा, ठीक है। व्यावसायिक ऊर्जा, घरों उद्योगों में संस्थानों में हम लोग विद्युत का बड़ा सा लंबा उपयोग करते हैं। और इसमें अब आगे क्या आ जाता है, हम लोग एक उदाहरण को फिर से समझते हैं, एक क्वेश्चन को बनाते हैं। 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग किया जाता है। कितना वाट का 60 वाट का विद्युत बल्ब को हम 6 घंटा उपयोग करते हैं। 160 वाट का छत पंखा को हम लोग 8 घंटा उपयोग करते हैं। 60 वाट के बल्ब को हम लोग 6 घंटा उपयोग करते हैं। 160 वाट के पंखा को हम लोग 8 घंटा उपयोग करते हैं। एक दिन में खर्च की गई कुल मात्रा को यूनिट में व्यक्त कीजिए। एक दिन में हम कितना ऊर्जा को खपत किए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बल्ब की शक्ति कितना था 60 वाट, बल्ब की शक्ति क्या है 60 वाट। एक दिन में कितना उपयोग हुआ 6 घंटा, एक दिन में कितना उपयोग हुआ 6 घंटा। तो इस प्रकार बल्ब में जो कुल ऊर्जा का उपयोग हुआ तो 60 वाट गुने 6 घंटा कितना हुआ 60 वाट गुने 6 घंटा बराबर 360 वाट, मतलब उसका बल्ब का खपत हुआ ऊर्जा का। क्या बल्ब का ऊर्जा का खपत हुआ, ऊर्जा बराबर क्या होता है शक्ति गुने समय। इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब पंखे की शक्ति क्या है 160 वाट है, इसको 8 घंटा खपत किए तो 160 गुने 8, तो इस प्रकार 1280 वाट मेरा पंखा का खपत है, ठीक है। 1280 वाट जो है मेरा पंखा का खपत है। इस प्रकार जो विद्युत का मेरा कुल खपत होगा तो बल्ब का 360 और पंखा का मेरा कितना 1280, कुल मिलाकर के 1640 किलोवाट मेरा ऊर्जा खपत हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1.6 किलोवाट आवर घंटा, 1 किलोवाट आवर घंटा, जिसको हम लोग 1.640 यूनिट कह सकते हैं। हमारे घर में इसका बिजली भी खपत होता है, ठीक है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का परेशानी हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको हर प्रश्न का जवाब